सवाल खैर दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गज़ा, ईरान, इसराइल, मोरक्को, मिस्र, सीरिया और मिडिल ईस्ट की खबरें। ये बेहद अहम खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। गज़ा में आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाज़ा पहले से ही था। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने अपने वजूद को लेकर फाइनल ऐलान कर ही डाला। हमास ने स्टीव विटकॉफ के दावे को झुटलाते हुए ऐलान किया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक हम हथियार नहीं डालेंगे, यानी ये जंग जारी रहेगी तुमसे और इसराइल से। हमास ने सैटरडे नाइट को एक बयान में साफ कह दिया कि वो अपने हथियार तब तक नहीं डालेगा जब तक इसराइल का कब्ज़ा जारी है और जब तक एक आज़ाद और मुकम्मल इख्तियार वाली फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। ये खबर और हमास का ये ऐलान दुनिया भर के अखबारों में सर फहरिस्त है, सबने छापा है और ये बड़ा ऐलान है और लंबा भी है। ये बयान हारेट्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ के हवाले से कहा गया था कि हमास ने कहा है कि वो अपने हथियार डालने को तैयार है और ये जंग ख़त्म होने के बहुत करीब है। हारेट्स इसराइली अखबार है, उसमें ये दावा किया गया था। हमास ने इन दावों को बेबुनियाद और गलतफहमी पैदा करने वाला दावा करार दिया और कहा कि हमारी हथियारबंद मुकावमत, हमारी रेजिस्टेंस जारी रहेगी जब तक फ़लस्तीन के कौमी हुकूक हासिल नहीं हो जाते। इनमें सबसे पहला हक़ है एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जिसकी दारुल हुकूमत जेरूसलम होगी, यानी अल-कुद्स। हमास ने स्टीव विटकॉफ के गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF की साइट विज़िट को, जो विटकॉफ गए थे दौरा करने, उसको एक पहले से तय की गई नौटंकी बताया हमास ने, जिसका मकसद इसराइल के जुर्मों पर सियासी पर्दा डालना बताया गया। हमास ने कहा अमेरिकी हुकूमत गज़ा में भूख और नस्ल कुशी की मुकम्मल शरीक है और GHF के ज़रिए कुछ नहीं बदलने वाला। हमास ने अमेरिका से इस सदी के सबसे बड़े जुर्म यानी कि गज़ा में नस्ल कुशी का पर्दा हटाने और फौरी सीज़ फायर और इसराइली हमला बंद करवाने की मांग की। ये सब कुछ अखबारों में दर्ज है। हमास इसराइल से अलग और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मांग कर रहा है, एक अलग आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की। जबकि कल रात मैंने आपको खबर बताई थी कि कल ही ईरान की IRGC ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की मुखालफत में बयान दिया है। IRGC ने, बहुत से लोग बिना सोचे समझे उस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो लोग और IRGC फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों को हमास से ज़्यादा जानते और समझते हैं? नहीं ना। ईरान से आया IRGC का बयान जज्बाती था, लेकिन हमास का बयान टेक्निकल ग्राउंड की बात करता है, जिसमें इसराइल का वजूद मिटाकर फ़लस्तीनी रियासत और वजूद में वे फ़लस्तीनी रियासत को वजूद में लाने जैसी जज्बाती तकरीर नहीं है। जानते हैं कि इसराइल को मिटाना आसान नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जज्बात और टेक्निकलिटी दोनों की कदर करते हुए लोगों को बस हकीकत को समझना चाहिए। इसमें मुश्किल क्या है? बहुत से लोग ये तसव्वुर करते हैं कि नहीं, सिर्फ सिंगल स्टेट होनी चाहिए, फ़लस्तीन होना चाहिए। ये आपके जज्बात हो सकते हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर ये बात कहीं नहीं टिकती। एक सीज़ फायर नहीं हो रहा है किसी से। अमेरिका जब चाहेगा तब होगा। अमेरिका इसराइल के पीछे, इसराइल मिट जाएगा अमेरिका के होते हुए। ग्रेटर इसराइल की निशानदेही सुनी है, पढ़ी है आपने ना अपने दिन में। फिर तो टेक्निकल ग्राउंड पर रहिए। बढ़ते आगे। गज़ा की कई और ख़बरें अभी बाकी हैं, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ की खबरें भी लिए लेते हैं। ईरान की मिलिट्री ने कई लेवल पर प्लानिंग कर रखी, कई प्लान तैयार कर रखे हैं। ये वार्निंग टॉप कमांडर ने दी है अमेरिका और इसराइल को। ईरान के सबसे ऊंचे रैंक वाले मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा है कि आर्मी की तैयारियों को मजबूत रखने के लिए अलग अलग किस्म के इस बार प्लान बनाए गए हैं। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मुसावी ने कहा कि ईरान के सरकारी सेक्टर और ख़ासकर पब्लिक सर्विस देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी मिलिट्री जैसी तैयारी रखनी चाहिए, यानी सभी को अब जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी आर्मी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तैयारियों पर काम कर रही है। मुसावी ने यह भी कहा कि इसराइल या अमेरिका की किसी भी नई जंग पसंद हरकत का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है और इस बार जवाब ऐसा होगा फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब बात मोरक्को की, जहां की खबरें शायद आपको बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इसके लिए ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है।
वेस्टर्न सहारा पर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मोरक्को के साथ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा साफ कर दिया कि अमेरिका वेस्टर्न सहारा पर सिर्फ मोरक्को की हुकूमत को मानता है, उसकी खुद मुख्तारी को मानता है। उन्होंने कहा कि इस जो विवादित इलाका कह लीजिए उसका हल सिर्फ एक ऑटोनॉमी प्लान है जो मोरक्को ने पेश किया है। मोरक्को की सरकारी एजेंसी मैप के मुताबिक ट्रंप ने ये बातें मोरक्को के बादशाह मोहम्मद सिक्स्थ को भेजे गए एक पैगाम में कही। ट्रंप पहले भी अपने पहले टर्म के आखिर में वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को का दावा मान चुके हैं और अब दूसरे टर्म में भी उनका बयान है जिसमें उन्होंने उसी स्टैंड को दोहराया है। ट्रंप का अपना इसमें एक लालच है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका मोरक्को की खुद मुख्तारी को मानता है और मोरक्को का ऑटोनॉमी प्लान ही इस मसले का वाहिद हल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और मोरक्को मिलकर अब्राहम अकॉर्ड्स दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और कॉमर्शियल ताउन जैसे मसाइल पर मिलकर काम कर रहे हैं। वेस्टर्न सहारा पर मेनली मोरक्को और पेलिसारियो फ्रंट दावा करते हैं अपना। तो यहाँ अमेरिका का लालच क्या था? अब्राहम अकॉर्ड। किसके लिए? इसराइल के लिए। मोरक्को वो एक मुल्क है, अरब मुल्क, जो अब्राहम अकॉर्ड पर राज़ी हो गया था। ठीक है, इसीलिए आपने वहाँ से आपने आवाज़ें भी कम सुनी होंगी। खैर, बढ़ते आगे। सुएज़ कैनाल जो है उसके चीफ ने एक बहुत सख्त जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिका को भी सुएज़ कैनाल से फ्री में अपने जहाज़ निकालने की छूट नहीं मिलेगी। मिस्र की सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के चीफ ओसामा रबई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी जहाज़ को इस नहर से, इस कैनाल से फ्री में गुजरने की इजाज़त मांगी थी कि हमारे जहाज़ हमारा लड़का आ रहा है निकलने, तो कहते नहीं नुमाइश में हमारा पास चलेगा, बस में हमारा पास चलेगा, वो वाला हिसाब। एक अरब अखबार से बातचीत में रबई ने कहा कि मिस्र इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रीटी का पूरा सम्मान करता है, पूरा उसकी जो है इज्जत करता है। उन्होंने 1888 के कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन का हवाला देकर जो हर मुल्क को बराबरी के साथ सुएज़ नहर से गुजरने की आज़ादी देता है, ये कहा कि आज़ादी है सबको, लेकिन हमारी जो फीस है वो चुका नहीं होगी। रबई ने कहा हम किसी भी जहाज़ के साथ सर्विस या पैसे के मामले में कोई फ़र्क नहीं कर सकते, ना किसी को तरजीह दी जा सकती है ना किसी को छूट, अमेरिका हो चाहे कोई हो। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये फैसला अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि मिस्र की उस न्यूट्रल पॉलिसी को दिखाता है जो हर मुल्क के साथ बराबरी का सलूक करती है। अब दो तीन खबरें गज़ा से हैं, लेकिन उससे पहले सीरिया से खबर है। सीरिया के दारा इलाके में अचानक जो दारा का बाहरी इलाका है वहाँ पर इवैक्यूएशन कुछ हो रहे हैं और ये जो है 6 बल्कि सवेदा से इवैक्यूएशन हो रहे हैं और दारा में आके बसेस खड़ी हुई हैं। 6 बसेस आई हैं, ये रात खबर आई थी और वो कहाँ ले जाए जा रहे हैं इस पर खबर को अपडेट नहीं किया गया। सवेदा से सिटीजन्स को निकालने के लिए 6 बसें सीरिया के दारा के जो गांव वाले इलाके हैं, बाहरी इलाके हैं, उनमें पहुंच चुकी है और सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि ये कदम जो टेंशन वाला एरिया है, साउथ जो रीजन है इसका और जिसमें ख़ास तौर से सवेदा आता है, वहाँ पर अमन को कायम करने की एक कोशिश का पार्ट है। लोगों को, एक तबके को किसी इलाके से निकाल देना अमन लाने का कैसे पार्ट हो सकता है? वो कौन है? वो फाइटर्स हैं, वो आम लोग हैं। वो आम लोग हैं तो फिर जिनसे ख़तरा है वो तो सवेदा में है, निकालना तो उन्हें चाहिए, उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। क्या वो ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग हैं? क्या ड्रूज़ कम्युनिटी के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उन पर एक्शन लेने में अल शरा की हुकूमत इसलिए कपकपा और डर रही है कि कहीं इसराइल फिर से स्ट्राइक ना करते हैं? ये तो बड़ा अजीब किस्म का निज़ाम सीरिया में आ गया है। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे। इसराइल किल्स डजन इन गज़ा एज स्टार्वेशन क्लेम्स मोर लाइव्स। गज़ा में लगातार शहादतों का सिलसिला जारी है और गज़ा में जैसे जैसे अभी राहत भी पहुंचने लगी, लेकिन फेमाइन क्या है, भुखमरी का लेवल क्या है, यू कांट और आई कांट इवन अंडरस्टैंड। वो जो वहाँ महसूस कर रहे हैं वो ही जानते होंगे। लेकिन फिर भी इस बीच दर्जनों लोगों को कल भी कत्ल कर दिया गया
اور کئی لوگوں کی بھوک سے بھی تڑپ کر موت ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے آپ نے آج تک کسی کو بھوک سے تڑپتے مرتے نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بھوک سے تڑپتا ہو ہم ایک روٹی 4 کیلا کچھ نہ کچھ اسے کھلا دیں گے۔ لیکن آپ سوچئے جن کے پاس نہ پیسہ ہو جیب میں اور پیسہ بھی جیب میں ہو، سامنے کھانا نہ ہو، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، وہ بھوک سے کیسے تڑپتے ہوں گے، سوچ کے دیکھیے بس۔ اسرائیل کا ٹاپ جنرل اس بربادی کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے ہوسٹیجز کو حماس نے رہا نہیں کیا تو ہماری فوج بنا تھکے لگاتار لڑتی رہے گی جب تک اپنا مشن نہ پالے۔ 2 سال ہونے جا رہے ہیں اس جنگ کو، مشن ابھی نہیں پورا ہوا ہے۔ یہ ایک طریقے کا پریشر ہے حماس کے اوپر کہ ہوسٹیجز کو جلد سے جلد ریلیز کر دو ورنہ پھر جھیلنے کے لیے تیار ہو۔ اسرائیل's ٹاپ جنرل وارنس آف combat without rest unless hostages are free۔ تو چل کیا رہا ہے؟ بنا تھکے 24 گھنٹے بمباری ہو رہی ہے، رات میں، دن میں، دوپہر میں، کبھی بھی۔ اور کیسے کریں گے؟ امریکہ کے انوائے جو ہیں اسٹیو وٹکاف پرسوں سے اسرائیل میں تھے اور انہوں نے کل رات تل اویو میں جو ہوسٹیجز ہیں حماس کے قبضے میں ان کی فیملی سے ملاقات کی، اور سبھی نے ایک سر میں یہی مطالبہ کیا کہ یہ نیتن یاہو جو اپنی کرسی کو بچانے کو لگا ہے، اس کے چکر میں مت پڑو آپ امریکن لوگ، غزہ میں جنگ رکواؤ، ہمارے لوگوں کو گھر لاؤ۔ کیونکہ کل ہی حماس نے ایک ویڈیو جاری کر کے ایک ہوسٹیج کی تصویر دکھائی، وہ ڈھانچہ بن گیا تھا، جیسے فلسطینیوں کی حالت ہے ویسی ہی اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ تو اس کو دیکھ کر اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں زبردستی بھوکا رکھا گیا ہے اسکیلیٹن بنانے کے لیے۔ تو جو غزہ کے لوگ میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں، پوری دنیا، UN، ایون امریکہ تک چلانے لگا، وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس بار شاید حماس نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو اسکیلیٹن بناؤ گے اور ہم بھی تمہارے ہوسٹیجز کو اسکیلیٹن بنا دیں۔ وہ ہو سکتا ہے یہ کی ہو، مطلب زندہ ہے اسکیلیٹن، وہ زندہ تھا ہوسٹیج۔ اسرائیلی ڈرون فالوڈ غازن ڈاکٹر ہوم ٹو کل ہز فیملی کلیگ۔ ایک برٹش ڈاکٹر اس نے بتایا جو کہ غزہ میں سروسز دے رہے تھے، اور جب وہ واپس برٹن لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک جو ساتھی ڈاکٹر تھا اس کا پیچھا کیا ایک اسرائیلی ڈرون نے ہوا میں، اس کے پیچھے پیچھے وہ ڈرون گیا، اوپر اڑتا رہا اور جا کر اس کی لوکیشن ٹیپ کی جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا ہاسپٹل سے آنے کے بعد، وہاں پر گیا وہ، اس ڈرون نے وہاں پر اٹیک کیا اور اس پوری فیملی کو ختم کر دیا۔ اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے ڈاکٹرز ختم کیے جا رہے ہیں، یہ ایک برٹش ڈاکٹر کا کہنا تھا۔ چونکہ مڈل ایسٹ نیوز ہے تو ایک UAE کی خبر ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں جنگ بند ہو جائے تو ہمارے پاس ایسی سافٹ خبریں ہوں گی آپ کو بتانے کے لیے۔ یہ آخر میں ایک سافٹ خبر ہے کہ UAE میں اتحاد ریل پیسنجر ٹرین جو ہے وہ دبئی سے ابوظہبی، یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ لانچ ہوگی 2026 میں، اور دبئی سے ابوظہبی تک کا سفر محض 1 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ دبئی اور ابوظہبی تو ملے ہوں، تو بھیا لوگ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ رکھ کے کھڑے تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کونا جو ہے ابوظہبی کا اور دبئی کا وہ کونا، ان کے بیچ کا ڈسٹنس 1 گھنٹے سے کم میں طے کرنے کا یہ پلان ہے۔ یہ پہلی پیسنجر ٹرین ہوگی اتحاد جیسی بڑی کمپنی جو ایئر ویز بھی جن کی وہ چلائے گی، اور ظاہر سی بات ہے، اور یہ ایک انٹرسٹی ٹرین ہوگی۔ میٹرو آلریڈی ہے لیکن یہ انٹرسٹی ٹرین ہوگی، اور یہاں سے وہاں جو لوگ ابوظہبی میں رہتے ہیں، دبئی میں جاب کرتے ہیں، یا دبئی میں رہتے ہیں ابوظہبی میں جاب کرتے ہیں، حالانکہ دبئی میں رہنے والے کیوں ابوظہبی میں جاب کریں گے، یا اگر دبئی ابوظہبی میں جاب کرتے ہیں تو وہیں رہ لیں گے، وہ سستا ہے۔ پھر بھی یہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کمیوٹ کرنا، ادھر ادھر جانا، اور بڑی اس سے سہولت بھی ہوگی اور سڑکوں پہ ٹریفک بھی کم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔